हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि है सेफिज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इट हैज बीन नोन फ्रॉम सेंचुरीज दैट मैग्नेटिक exert a force on an other magnetic from a distance। एक मैग्नेटिक है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे मैग्नेटिक पर जो कि कुछ डिस्टेंस पर है। तो हम इसमें इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेटिक पर। सपोज करें कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है और उसकी साइड में एक और मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक, ये जो पहले वाला मैग्नेटिक है इस मैग्नेट पर फोर्स को अप्लाई करेगी, एक्सर्ट करती है एंड उसके नतीजे में दूसरा जो मैग्नेटिक है वो भी इस पहले वाले मैग्नेटिक पर फोर्स अफेक्ट करेगा, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे। ये सेमी केस है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखा था कि दो हमारे पास चार्जेस थी। ठीक है, एक चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स को एक्सर्ट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, देखो यहाँ पर कि दिस फेनामेना, ध्यान दीजिए, दिस फेनामेना सिमिलर डेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने फोर्स देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान, आर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मटेरियल पार्टिकल्स में। दरअसल ये एक सेम ही केसेस है जैसे कि मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेटिक पर फोर्स अफेक्ट करती हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। जी, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन 1819 क्रिश्चियन अर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नेम है जो कि फिजिक्स का प्रोफेसर है एट कोपेनहेगन। ठीक है, ये एक सिटी है। दैट डिस्कवर्ड मैग्नेटिक निडल, इसने मैग्नेटिक निडल को डिस्कवर किया जो डिफ्लेक्टेड कर रही थी फ्रॉम नॉर्मल नॉर्थ से टू द साउथ डायरेक्शन की तरफ। व्हेन इवन अ करंट बेयरिंग अ वायर, जब करंट वायर में हमने करंट को एक्सर्ट किया, दिया, बेयरिंग किया, इट्स हेल्ड इन पैरेलल टू एज इफ द करंट बेयर्स द मैग्नेट। हमने उसमें उसको एज अ पैरेलल रखा तो करंट ने बिहेव किया एज अ मैग्नेट की तौर पर। ये ओरस्टेड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। The force that acts on a magnetic needle can be described by visualizing the needle as being situated in a field created electric current, ठीक, so the conductors are magnets। इसमें कह रहा है कि जो मैग्नेटिक निडल है दरअसल उसको हम विजुलाइज करते हैं एज अ निडल जो कि करंट फील्ड के दरमियान में सिचुएटेड है एंड इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट कर रही है, उसे जनरेट कर रहे हैं कंडक्टर के थ्रू, या फिर मैग्नेट भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहा। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी मोर सुइटेबल नेम, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने इसको नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल ये मोर सुइटेबल नेम है बट इट हैज बीन अक्वायर्ड हिस्टोरिकल रीजन। इसको जो इसका नाम मिला है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, बाय द इन अदर मैग्नेटिक क्वांटिटी टू बी डिस्क्राइब इन हायर क्लास। हम इसको हायर क्लासेस में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक के लिए आप इतना याद रखें। उसके अगले साल इन 1820 में एम्पेयर, एक दूसरा साइंटिस्ट है एम्पेयर, इसने ऑब्जर्व किया टू करंट बेयरिंग कंडक्टर्स को। ठीक है, इसमें दो कंडक्टर्स थे जिसमें करंट जा रहा है, मतलब करंट उसमें प्रेजेंट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एक दूसरे पर एंड इसने एम्पेयर ने सजेस्टेड किया कि मैग्नेटिक के कंडीशन फॉर मैग्नेटिक्स कास्ड बाय द करंट। तो एम्पेयर ने उस करंट की प्रोड्यूस होने की वजूहत दे दी, काज दे दी कि ये जो करंट है वो मैग्नेटिक कंडीशन की, मतलब के मैग्नेटिक की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट्स के अंदर। These currents
may now be identified the motion of electrons. हमें पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम दैट्स नोन एज करंट। इन एटम्स, किसी भी एटम्स में आप मैग्नेटिक मटेरियल के, ठीक है, तो ये दरअसल एम्पियर का कॉन्सेप्ट था करंट के अबाउट। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स रिपल्शन का हो एक दूसरे पर। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने चार्जेस के अबाउट डिस्कस किया था। उसमें हमने जो चार्जेस ली थी वो रेस्ट में थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, ठीक है, लेकिन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और उसमें दो किस्म के फोर्स लग रहे थे चार्जेस के दरमियान, या तो वो रिपल्शन होगी, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, डिसिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। ठीक, ये इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्दर कह रहा है कि व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, अगर वो ही चार्जेस मोशन में आ जाए तो दे स्टिल एक्सर्ट दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यही चार्जेस मोशन में आ जाए तो तब भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करती हैं। बट इन एडिशन द मैग्नेटिक फोर्स अपीयर विक्टर्स ऑफ मोशन, उसके नतीजा ये निकलेगा कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स अपीयर होगा। ओके, आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। जब चार्जेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, जब चार्जेस रेस्ट में होंगी, चार्जेस मूव नहीं करती, तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब चार्जेस रेस्ट में हैं तो उसके इर्द गिर्द, उसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जब चार्जेस किसी कंडक्टर में मोशन में होती हैं, मूविंग में होती हैं, तो उसके नतीजा ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है एंड उसकी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। दोनों फील्ड यहाँ पर क्रिएट होंगी। ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं। बट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड because the electric field is of moving electrons is utilized। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी बाय द फील्ड ऑफ फिक्स प्रोटॉन्स की वजह से इन द कंडक्टर में। ठीक है व्यूअर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन। आपको याद है हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है। ठीक है, हमने एक इस तरीके से एक रीजन लिया था, उसमें हमने स्टेशनरी चार्ज को पुट किया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन जिसमें क्या हो रहा था कि एक चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स को एक्सर्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी भी डेफिनेशन सेम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, ये भी एक किस्म का खित्ता है इन विच जिसमें फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मूविंग चार्जेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात की थी रेस्ट चार्ज की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस की और मैग्नेट में। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो फोर्स होता है ना मैग्नेटिक के फील्ड का, ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ये मेन चीजें हैं जिनको आपको नोट करना है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, नंबर 1 पॉइंट ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, कि चार्जेस का अमाउंट कितना है, कितने ज्यादा चार्जेस हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ मोशन मूविंग चार्जेस। ठीक है, चाहे वो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में हो या मूविंग चार्जेस उसकी कितनी वेलोसिटी है, उस पर भी मैग्नेटिक का फोर्स अफेक्ट करता है। एंड थर्ड पॉइंट ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये बी पर भी डिपेंड करता है। ये जो बी है इसके 3 नेम्स होते हैं। उसके पहला नेम ये है कि ये फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, और दूसरा नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, एंड थर्ड नेम इसका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये कहलाती है। ये याद रखें, और इसके लिए याद रखें कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और व्यूअर्स, मेन पॉइंट ये कि ये पास मेडिकल टेस्ट में हमसे कुछ पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ये कौन सी नेचर रखता है, स्केलर नेचर रखता है या फिर वेक्टर नेचर रखता है। तो आपको याद रखना है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
डिफाइन स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हम इसको इस रिलेशन से डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो फोर्स इक्वल होता है क्यू वी इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन के। ये फार्मूला जो है वो मेन फार्मूला है, इसको आप याद रखें। क्यू चार्जेस हैं आपको पता है, वी वेलोसिटी मूविंग चार्जेस की है, ठीक है। एंड जो बी है मैंने आपको इसके नेम मेंशन किए यहाँ पर, इसका नेम है मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। इन तीनों क्वांटिटीज का जो आपस में एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। क्यू वी इंटू बी का जो आपस में एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, सेम ही पॉइंट है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इट मींस 90 डिग्री बनाएगा। तो बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन के एंड गिविंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि क्रॉस हम तभी यूज करते हैं जब हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। क्लियर है इतना? इट्स आल्सो फॉलो द फोर्स ऑन चार्जेस इन फील्ड जीरो, जो फोर्स है वो चार्जेस का वो जीरो होगा इधर व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी, जब चार्ज स्टेशनरी में हो या मूविंग कर रही हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट वाली यहाँ पर नोट करने वाले पॉइंट है। देखो इसमें कह रहा है कि जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा जब चार्जेस स्टेशनरी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा रीजन ये बता रहा है कि अगर चार्जेस मोशन में है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के अलार्म हो, अलार्म का मतलब होता है ये पैरेलल होता है। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपको एरो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन था बी का, ठीक है, दिस इज अ बी, और ये चार्जेस का मोशन है। चार्जेस का मोशन और बी का मोशन एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है आपस में, तो तब यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स है वो जीरो बन जाता है। ये मेन पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। और मजीद आगे बढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से, जब हम इस फार्मूले से बी को बाहर निकालेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फोर्स ओवर क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा हम क्यों यूज करते हैं आपको पता है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट बनेगा न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, एंड कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्जेस इसका, ठीक है। एंड मीटर पर सेकंड जो यूनिट होता है आपको पता है वो वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता है कि कूलम पर सेकंड ये इक्वल होता है एम्पेयर के, तो हमने क्या किया, इस कूलम पर सेकंड को रिप्लेस किया एम्पेयर से, मीटर सेम ही है यहाँ पर, ठीक है, और न्यूटन सेम ही है, तो ये इक्वल होता है टेस्ला के। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, बी का यूनिट होता है। और ये भी पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या यूनिट बनता है, तो वो टेस्ला होता है। और ये भी याद रखें जो टेस्ला होता है वो इक्वल होता है न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स के। दिस इज द मेन पॉइंट। अब इसको डिफाइन करते हैं। देखो ये जो यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म लिखा हुआ है एंड ये भी सेम ही है, दरअसल ये डिस्क्रिप्शन है और ये मैथमेटिकली फॉर्म है। देखो a unit magnetic field of induction is said exist a point where the force पर, देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक्सपीरियंस करा है, जो कि मूविंग वेलोसिटी में, यहाँ पर देखो मूविंग वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, नॉट अ पैरेलल। यहाँ पर हम पैरेलल नहीं कह रहे हैं, परपेंडिकुलर कह रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर तो द फील्ड इज 1 न्यूटन, उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और बी। इसका एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, प्रोटॉन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन इंडक्शन बी, जो इंडक्शन का वैल्यू है वो 0.300 टेस्ला है इन द डायरेक्शन मेकिंग, और वो एंगल बना रहा है अप्रोक्सीमेटली 45 एंगल in the with the direction of field, what will the magnitude of force? अच्छा
फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, जबकि उसकी वेलोसिटी है प्रोटॉन की 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हमें फार्मूला का पता है कि क्यू वी इंटू बी साइन थीटा के इक्वल है। हम क्यू कांस्टेंट है यहाँ पर, हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ये वेलोसिटी का वैल्यू है। और दिस इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन एंगल हम पुट करेंगे, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर मिलता है 3.4 × 10⁻16 न्यूटन। इतना फोर्स इस प्रोटॉन पर लगता है जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को पीछे डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एक किस्म का रीजन है, कितना है, कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मैग्नेटिक लाइंस, जिसको हम विजुअलाइज करते हैं मैग्नेटिक लाइन से, ओके, जो कि इंडक्शन की है। जस्ट एज जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करवाया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक लाइंस ले रहे हैं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ यहाँ पर केसेस हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बी पेशेंट होके यहाँ आप ये लेक्चर देखते हैं। देखें, लाइंस ऑफ इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज सेम वे। हम इसी तरीके सेम वे से इसको डिफाइन करते हैं जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक लाइंस को डिफाइन किए थे। अनलाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, magnetic lines of force of induction endless and continuous lines in the field region, okay, unlike electric lines of force की तरह जो magnetic lines है वो end lines होती है and continuous lines होती है in the field region में and can be traced by using a small compass needle। हम इसको ट्रेस कर सकते हैं by small compass needle को इस्तेमाल करके। ठीक है, इसको यहाँ 14.5 में फिगराइज किया गया, आप अपने बुक में देख सकते हैं। लाइंस ऑफ इंडक्शन इसके कुछ फ्यू केसेस हैं, तो यहाँ पर इनको देखेंगे। हमारे पास पहला केस है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक, देखो, ठीक है, एक ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है और इसकी बीच में से एक वायर जा रहा है। देखो यहाँ पर ये वाली वायर, ठीक है, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, ये एक पहला केस। द लाइंस आर कंसंट्रेटिक सर्कल्स विद देयर सेंटर। सेंटर में आप नोट करें जो लाइंस है वो कंसंट्रेटिक सर्कल्स में बनी हुई है। इफ द वायर इज ग्रेस्ड बाय राइट हैंड विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर्स इनसर्कल द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इस वायर को अपने राइट हैंड से इसको पकड़ लें तो इसमें जो हमारा थंब है वो इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को, जो कि अपवर्ड है। ठीक है, ये देखो अपवर्ड जाएगा, और जो हमारे फिंगर्स में हमारी उंगलियां हैं ये इसकी फील्ड को इंडिकेट करेंगी इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल। हम इसको राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। ये पहला केस है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड केस है लाइंस ऑफ इंडक्शन ड्यू टू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा केस ये है कि हमारे पास दो वायर्स हैं, ये एक वायर और दूसरा वायर है। डिफरेंट इतना है कि एक जो है वो इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, करंट को कैरी करके, और दूसरा इसकी अपोजिट जो कि नीचे की तरफ आ रही है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है या फिर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये दूसरा केस। थर्ड केस इसकी अपोजिट है। देखो, लाइंस ऑफ इंडक्शन ड्यू टू द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, लेकिन करंट कैरिंग ये भी कह रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन सेम ही है, तो उसकी जो फील्ड है वो इस तरीके से बन जाती है। ओके, नेक्स्ट केस ये कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर लूप द लाइंस इंटर वन फेस विच द साउथ पोल इमर्ज फ्रॉम अदर फेस विच इज अ नॉर्थ। देखो, ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि सर्कुलर लूप है हमारे पास, जिसमें हम क्या करें, साउथ का एक पोल इमर्ज करवाना है फ्रॉम अदर फेस से, जो कि नॉर्थ पोल है। ऑन लुकिंग, अगर हम उसको देखें एट द फेस, इफ द करंट अपीयर्स क्लॉकवाइज,
द फेस इज साउथ पोल। ठीक, मेन पॉइंट है कि अगर करंट क्लॉक वाइज मूव करेगा, क्लॉक वाइज तो इस तरीके से होता है, ठीक है, अगर ऐसे करंट मूव करता है तो यहाँ पर जो है वो साउथ पोल एक्सपोज होगा, अपीयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसकी है कि द फेस इज द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तब बनेगा अगर हम उसको देखें और जो करंट है वो एंटी क्लॉक वाइज मूव करे, तो नॉर्थ पोल उसमें अपीयर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड में तो ये उसका फिगराइज किया गया है। और इसका लास्ट केस है कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इंडक्शन टू बार मैग्नेट। यहाँ पर हम बार मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस में। द लाइंस आर कंटिन्यूअस थ्रू मटीरियल मैग्नेटिक द आउटसाइड ऑफ मटेरियल। ये भी मेन केस है, इसमें भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस ऑफ एन पोल, इट मीन्स नॉर्थ पोल अपीयर होगा जो कि आउटसाइड है, टू द साउथ पोल पे, बट इनसाइड उसके अंदर अगर देखें देयर आर सम एज पोल और इट मीन्स साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल अपीयर होता है। द लाइंस ऑफ इंडक्शन आर नॉट ड्रॉन विद some spacing between them so that they may be distinguished as separate lines। अगर इसके बीच में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ, स्पेसिंग नहीं हुई, तो हम उसको सेपरेट लाइन डिस्टिंग्विश कहते हैं। इट्स सो मैनिपुलेटेड that the number of lines per unit area passing through a very small surface has a normal lines at a point equal होते हैं to the magnitude of induction at the point के। देखो, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, जो कि स्मॉल एरिया है वो होल्ड करती है, एंड उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन के। ये लास्ट केस है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक, उसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सरफेस एरिया को डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था। इट इज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जो कि क्रॉस करके जाती है सरफेस एरिया से नॉर्मली। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर स्मॉल सरफेस एट एवरी पॉइंट व्हिच इज फील्ड एट द सेम। वो फील्ड में हर एक पॉइंट पर सेम होता है, और इसका ये मैथमेटिकली फॉर्म है कि चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, ये जो फाई है ये सिंबल है ग्रीक, फ्लक्स मैग्नेटिक, ये ए मैग्नेटिक है, चेंज इन फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इक्वल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन के इनटू सरफेस एरिया के। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस इन द यूनिट इज कॉल्ड वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वेबर होता है। ठीक है, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली यूनिट एरिया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग करती है किसी पर्टिकुलर नॉर्मली एरिया से, इट इज अ फ्लक्स डेंसिटी, और ये फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। इस कार और इसका जो यूनिट होता है वो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, हमें पता है कि चेंज इन फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर है, और सरफेस एरिया का यूनिट होता है वो मीटर होता है। मीटर ऊपर गया तो ये इनवर्स में चला जाएगा, वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके हवाले से भी यहाँ पर बात करते हैं। देखो, इन द ईयर ऑफ फॉलोइंग डिस्कवरी फर्स्ट टेन साइंटिस्ट का नेम हमने पीछे डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये साइंटिस्ट कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में। द क्वेश्चन बिफोर साइंटिस्ट से पहले ये सवाल था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इन सम वे द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स वर मेड। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद बहुत सारी कोशिशें की गई और अबाउट द ईयर टू डिटेक्ट द करंट को डिटेक्ट करने के लिए इन कॉइल्स में, ठीक, बाय सब्जेक्टिंग टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्टिंग करते हुए, बट द आंसर वाज सच दैट अपैरेंटली डजंट एग्जिस्ट। हकीकत ये है कि उसमें कोई भी अपैरेंटली आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन इन 1830 जूसुफ हेनरी एक दूसरा साइंटिस्ट आया इन द यूनाइटेड स्टेट एंड ईयर द लेटर, बाद में फेराडे आया जो कि इंग्लैंड का था, इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ऑब्जर्व किया जो सेटअप हो रहा था इन द कॉइल के अंदर, दैट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, रखा गया है। Whenever the flux through the coils changes, जब coils के अंदर flux का change होता है, the effect is called electromagnetic induction, उसकी effect को हम electromagnetic induction कहते हैं। And if the coil forms a part closed circuit, अगर coil को हम closed circuit में part बनाने कर दें, the induced electromotive force a current to flow in circuit, उसके बाद जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो दरअसल पास बनता है करंट का इन सर्किट में। अगर हम सर्किट को ओपन कर दें इस तरीके से, ये सर्किट जो है ओपन है, तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बनेगा लेकिन इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। और दूसरा केस जो कि हमने यहाँ पर इसमें भी डिपेंड किया कि ये अगर सर्किट क्लोज होगा इस तरीके से, ठीक है, ये क्लोज होगा तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बनेगा। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें जनरेट होता है। क्लियर है इतना? एक्सपेरिमेंट्स शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है ऑन द रेट एट विद द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। मेन पॉइंट है, लिख लें अपने नोटबुक में ये कि रेट एट विद द फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंज हो रहा है इन कॉइल में तभी जाके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है, जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। इट्स आल्सो डिपेंड, और ये दूसरी पॉइंट पर भी डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है एंड चेंज ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करेगा ऑन द कॉइल। एंड इफ टी इज यूजफुल डिफाइन द क्वांटिटी कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज, हम एफ टी को फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, द बीइंग प्रोडक्ट द नंबर ऑफ टर्न्स एंड देखो इसका डेफिनेशन बता रहा है यहाँ पर, the product of a number of turns and the flux through the coil that is known as flux linkage। ये मैथमेटिकली फॉर्म में है, ये डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, हालांकि ये एक सेम ही पॉइंट है। कैसे? कि द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों प्रोडक्ट में है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, द एन, ठीक है, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स एंड चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल दैट इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज। क्लियर है इतना? लेकिन आगे कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है, इट नॉट नेसेसरी दैट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, कि कंडक्टर कॉइल के फॉर्म में हो, सर्किल के फॉर्म में हो, इन ऑर्डर टू एबल अक्वायर इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन इंड्यूस इन स्ट्रेट कंडक्टर में, हालांकि ये बात भी है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो स्ट्रेट कंडक्टर में भी बन सकता है। Whenever it is cut across magnetic induction, जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन को क्रॉस कट करवाते हैं तो वो काज बनता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। क्लियर है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट कैन बी चेंज इन, मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट में हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट वेव्स, ये दो वेव नंबर्स हैं, इसको हम डिफाइन करें। पहले हम इसको इसके हवाले से बात कर रहे हैं। देखो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस है वो चेंज होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ये हमने यहाँ पर देखा था। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि पर टाइम में हो रहा है। ये जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा इसमें चेंज आएगा, इतना ज्यादा ये जनरेट होता है। एंड करंट भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें जितना चेंज आएगा करंट भी उतना ज्यादा बनता जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी भी डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पर। और दूसरी पॉइंट ये कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिस्कस किया था। अब हम इसके पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज की बाय चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक और करंट बीइंग सोलेनॉइड, हम कॉइल की पोजीशन को चेंज करवाते हैं तो उसके जो मैग्नेटिक करंट है उसमें भी सोलेनॉइड बेयरिंग होगा, ठीक है, मतलब पे करंट इंड्यूस होता है। और सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल, करंट को चेंज करते हैं बाय नेबरिंग कॉइल से, और बाय चेंजिंग करंट इन कॉइल इटसेल्फ, इसमें दो कंडीशन, या तो नेबरिंग कॉइल को चेंज किया जाएगा बाय करंट से, या दूसरी कंडीशन है कि बाय चेंजिंग करंट इन कॉइल इटसेल्फ, खुद कॉइल को चेंज किया जाएगा।
इट शुड बी नोटेड अर्ली अटेम्प्ट्स वर फाउंड टू फेल। पहले जो कोशिश की गई थी वो उसमें साइंटिस्ट फेल हो गए। बिकॉज क्योंकि जो क्वाइल है रेजिस्टेंस, क्वाइल तो रेजिस्टेंस थी एंड एनर्जी इज नेसेसरी टू फोर्स अ करंट थ्रू इट। उसमें जो करंट था उसके लिए, उसके फोर्स के लिए एनर्जी नेसेसरी थी। नो एनर्जी इज एक्सपांड, उसमें कोई भी एनर्जी एक्सपांड नहीं हुई। व्हेन द कॉइल इज लाइन मोशनलेस इन द फील्ड, जब फील्ड में जो कॉइल था वो मोशन लेस था, मतलब कि उसके पास कोई भी मोशन नहीं था। ठीक, ये इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन है। उसके बाद इसके हवाले से दो लॉज है हमारे पास। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन लीड्स टू टू लॉज। एक फैराडेज लॉज है, दूसरा लॉज है लेंज लॉ। ठीक, पहले हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। देखो इसमें दो पॉइंट्स हैं। An electromotive force induced in a coil through which the magnetic flux changing। ये भी सेम ही पॉइंट बता रहा है फेराडे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब बनेगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में मुसलसल चेंज आता रहेगा। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लास्ट सो लॉन्ग इज द चेंज। जितना चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ जनरेट होता जाएगा। अब फ्लक्स प्रोग्रेसेस, अगर वो फ्लक्स बिकम्स जीरो सोन एज सोन, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाता है अगर फ्लक्स में जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाए, बिकम्स कांस्टेंट, तो वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाता है। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखें। सेकंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ टर्न्स को। ये हमने पहले भी देखा था कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज, दूसरा पॉइंट था ये कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर भी ये डिपेंड करेगा विद द सर्किट। इट कैन बी एक्सप्रेस, हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है। देखो दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे ई की तरह हम इसको भी एक्सप्रेस करवाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वल होता है नेगेटिव डी ओवर डी टी। ये जो डी टी है और डी है, ये पहले हम डी की बात कर रहे हैं। ये जो डी है ये डी डेल्टा को शो करती है और डेल्टा की साइन आपको पता है, ये इस तरीके से डेल्टा है और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर डी रखा और डी टी जो स्मॉल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें स्मॉल टाइम चेंज हुआ है थोड़ा सा। इन नंबर ऑफ टर्न्स है, इन फाइव ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, इसके इक्वल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के मुताबिक। नेगेटिव साइन, देखो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस द रीजन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट आर्टिकल। नेगेटिव साइन को हम इस लेंस लॉ में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको फैराडे लॉ समझ में आ गया होगा। देन हम बात करेंगे लेंस लॉ की। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, वो दरअसल लेंस लॉ से इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेन पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो लेंस से करवाया गया। केयरफुली स्टडीड बाय लेंस एंड द रिजल्ट वर जनरलाइज्ड मोस्ट एलिगेंटली इनटू द रूल। उसका रिजल्ट एलिगेंट हुआ 1935, जिसको हमने कहा लेंस लॉ। क्लियर है इतना? इसकी भी मेन पॉइंट्स है, वो भी याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो the law states that the induced current as always flows in such a direction as opposite change it is giving rise to it। ये जो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये दरअसल मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये लॉ जो है वो कंसंट्रेट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को तो इंडिकेट कर रहा है लेंस, ठीक, और अपोजिट जहां से वो उसकी अपोजिट होता है, जहां से वो चेंज होता बनता है उसकी अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉइल है और इस कॉइल अगर ऐसे ये जनरेट हो रहा है, मतलब कि रूल हो रहा है, तो जो करंट था वो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, हमेशा इसके अपोजिट बनता है। दैट्स व्हाई, इसलिए नेगेटिव साइन का इंट्रोड्यूस किया गया इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया।
इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। इन एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट्स हैं। नंबर ए, व्हेन एन पोल ऑफ बार मैग्नेटिक इज अप्रोचिंग द फेस द कॉइल। ठीक है, कॉइल है हमारे पास, देखिए ये एक किस्म का कॉइल है, और एन पोल जब अप्रोच करेगा इस कॉइल के करीब, तब क्या होगा, देखो इट बिकम्स नॉर्थ पोल और नॉर्थ फेस। ठीक है, ये नॉर्थ फेस बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये एन लिखा हुआ है, नॉर्थ फेस, बाय द इंडक्शन ऑफ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे जाएगा तो जो करंट है वो ऐसे जाएगा, उसके अपोजिट होगा। इस लाइन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों केसेस इस पर है। डायरेक्शन टू अपोजिट द फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऑफ द मैग्नेटिक। ठीक है, इसको यहाँ पर फिक्राइज किया गया है। दूसरा केस, व्हेन एन पोल, जब एन पोल मैग्नेटिक से रिड्यूसिंग किया जाता है, इससे देखो इससे दूर ले जा रहे हैं, हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं इस कॉइल से, द फेस कॉइल बिकम साउथ पोल। उसके बाद जो कॉइल है, जो कॉइल का जो फेस है वो साउथ पोल बन जाएगा। कब बनेगा, जब हम एन फेस को इससे दूर ले जा रहे हैं, रिड्यूसिंग करवा रहे हैं, ड्यू टू द क्लॉकवाइज की वजह से इसमें जो करंट है वो ऐसे बनता है। इंड्यूस करंट टू अपोजिट द बैकवर्ड मोशन, इसमें बैकवर्ड मोशन ऑफ करंट बनता है। आई होप जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, लेट अ वायर एबल। अब दूसरा अब इसका केस ये है कि अब हम एक वायर को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज दिस इज अ वायर, और इस वायर की एक लेंथ है, ये लेंथ है, देखो ये लेंथ, विच मेक्स अ पार्ट ऑफ सर्किट, जो कि सर्किट का पार्ट बना रही है। हम इसको पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इस तरफ है। ठीक है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज एल लेफ्ट साइड एंड दिस इज आर राइट साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि इसको हमने लेफ्ट साइड पुल किया। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के मुताबिक दिस मोशन शुड बी अपोज्ड बाय करंट। ये इंड्यूस करंट के अपोज बनेगा। अगर हमने इसको इस तरीके से खींचा तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा, ये आई। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ आई। द करंट मस्ट प्रोड्यूस फोर्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, वही पॉइंट, करंट इसका राइट साइड बनेगा। क्लियर है इतना? इसके हवाले से एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। कॉइल 600 टर्न्स, कॉइल है हमारा जिसमें 600 टर्न्स हैं, ट्रीटेड बाय फ्लक्स। इसका फ्लक्स का वैल्यू है 8 × 10⁵ वेबर। इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड टू 3 × 10⁻⁵ वेबर। उसके बाद जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो रहा है कितना, इन 0.015 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमें फाइंड करना है। तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, हमें पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, हम फैराडे लॉ की इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। -600 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू पुट किया, ये दिस इज द टाइम। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इतना आंसर आता है, -2.0 वोल्ट्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक पॉइंट याद रखें इस लेंस लॉ के हवाले से, जो लेंस लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये पॉइंट याद रखें, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक, और सेल्फ इंडक्शन दरअसल एमडी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूँ। देखो, पहले तो याद रखें सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी इज अ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एंड एक और भी होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट हेनरी होता है, दोनों का यूनिट सेम ही हेनरी। सेल्फ, जिसका नेम ही सेल्फ इंडक्शन है, जो एक ही कॉइल को इंड्यूस करवाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। अगर दो कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल और ये कॉइल, अगर ये वाला कॉइल इसको इंड्यूस करता है, अफेक्ट करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट बोथ। ठीक है, डिटेल में हम इसके हवाले से बात नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? और इस चैप्टर की और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या फिर हम इसको डायनामो कहते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस, ये एक किस्म की डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है डायनामो। द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज दैट इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो प्रिंसिपल होता है जनरेटर का वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बेस्ड करता है। ठीक, कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में, अगर इसमें जो मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आता है। लिंकेज व्हेन इट्स रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक, जब मुसलसल मैग्नेट के दरमियान पोल्स रोटेट करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा एंड मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। The essential part of alternating current generator are, जो मेन पार्ट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स होते हैं इस डायनामो के, वो ये पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है फील्ड मैग्नेटिक, एंड दूसरा है आर्मेचर, एंड थर्ड है स्लिप रिंग एंड कलेक्टिंग ब्रशेस। वन बाय वन करके इनको देखते हैं। पहले हम बात करेंगे फील्ड मैग्नेटिक। इस स्टोरिंग परमानेंट पार्ट्स शो होता है ऑफ मैग्नेटिक विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम ये है, मैग्नेटिक फील्ड का रोल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ इंडक्शन बिटवीन पोल्स के दरमियान में, ये इसका काम है। दूसरा आर्मेचर, ये जो होता है ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर माउंटेड ऑन एक्सिल पर जो माउंटेड होता है विच रोटेट्स ऑन वॉल बेयरिंग दिस रोटेटिंग सिलेंडर बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक। ये आर्मेचर जो होता है ये सॉफ्ट सिलेंडर होता है जो कि माउंटेड होता है ऑन एक्सिल पर, और ये बॉल बेयरिंग के दरमियान में रोटेट करता रहता है पोल के दरमियान से। अब कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कॉइल है इसमें लगा होता है आर्मेचर में, वो इंसुलेटेड कॉपर का बना होता है। अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं, राउंडेड होते हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द ऑन सिलेंडर एंड ग्रू आउट लेंथ वाइज शोन इन द फिगर, उसमें से एक ग्रू वायर निकलता है कुछ लेंथ में, आप इस फिगर में देख सकते हैं। स्लिप रिंग एंड कलेक्टिंग ब्रशेस इसमें लगे होते हैं। द एंड ऑफ, देखो ध्यान दीजिएगा, द एंड ऑफ कॉइल आर ज्वाइंटेड टू सेपरेट कॉपर रिंग्स में आपस में ज्वाइंट करते हैं, जो कि फिक्स लगे होते हैं ऑन एक्सिस पर। 2 कार्बन ब्रशेस, इसमें 2 कार्बन ब्रशेस रिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट, जो उसे अगेंस्ट उसको प्रेस करते रहते हैं ईच रिंग्स को, विच फॉर्म द टर्मिनल्स ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, जो उसको एक्सटर्नल सर्किट की तरफ टर्मिनल्स कर देते हैं। ये ब्रशेस का काम होता है। लेट द कॉइल ऑफ एन एरा ए, द नंबर ऑफ टर्न्स स्टार्टिंग रोटेटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द पोजीशन मार्क। सपोज करें कि हमारे पास कॉइल्स हैं जो क्लॉकवाइज रोटेटिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी पोजीशन को भी मार्क किया हुआ है। When the armature rotates, जब आर्मेचर रोटेट करता है, हाफ ऑफ रोटेशन फ्रॉम पोजीशन 1 to 3। पहले देखो यहाँ पर हमने नंबर्स की पोजीशन भी दी हुई है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 है एंड 3। ठीक है, पहले हम 1 to 3 की बात करेंगे। The magnetic flux entering the left hand side is decreasing from, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड से इंटर हो रहे हैं, जो कि डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम VAN टू नेगेटिव VAN, एंड इंड्यूसिंग कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इन क्लॉकवाइज में, एज सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड से इसे देख सकते हैं, देखो इस तरीके से ये ऐसे इंड्यूस हो रही है। इन ऑर्डर टू अपोज द कास्ट, ये अपोजिट कास्ट करवाएगी अकॉर्डिंग टू लेंस था, हमने इसको डिस्कस किया था। एट पोजीशन 1 and 3 पोजीशन पर द कॉइल रोटेटिंग फॉर्म सम टाइम ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, 1 and 3 में अगर आप देखें तो ये आपस में देखो पैरेलल हो गए। देखो ये भी पैरेलल है इसके 1 के। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है एंड हेंस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 0 बन जाएगा। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम,
लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा तब जब पोजीशन 2 एंड 4 पर आप ध्यान दीजिए। देखो 2 एंड 4 ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाए, मतलब कि उसके फील्ड में आ जाते हैं ऑफ द कॉइल वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम। इस पोजीशन में क्या है कि फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ, उसके बाद सेकंड हाफ रोटेशन में देखें फ्रॉम पोजीशन 3 to 5 में, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज द फ्लक्स थ्रू द फेस अंडर द कंसंट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम नेगेटिव BAN to BAN। देखो इसमें कह रहा है कि 3 to 5 में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर देखो 3 to 5 में ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं नेगेटिव BN to BN, thus an alternative electromotive force generated। यही रीजन है कि इसमें अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। A thermal powerhouse, the armature of the generator is treated by the steam brushes। एक थर्मल पावर हाउस में जो जनरेटर होता है वो ट्रीट की जाता है स्टीम टरबाइन से एंड हाइड्रोक्लोरिक पावर। उसके बाद ये दो पावर हाउस होते हैं, ये पहले हमने बात की इसकी, ठीक है, थर्मल पावर हाउस की। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक पावर। हाइड्रोक्लोरिक पावर में क्या होता है, इस हाउस में अगर जो रोटेशन होती है इसमें टरबाइंस को ड्राइव किया जाता है, रोटेशन किया जाता है बाय वाटर फॉल से। क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टरबाइंस बने होते हैं, इस टरबाइंस के ऊपर हाई हाइट से पानी को फॉल करवाया जाता है। तो इसकी रिजल्टिंग में क्या होता है कि वो टरबाइंस ज्यादा से ज्यादा रोटेट करते हैं एंड ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स में, एंड ज्यादा से ज्यादा वो करंट को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। ओके, हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V into B, ठीक है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन एन एल जो है वो लेंथ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। हम इसको सेटअप करवा रहे हैं इन ईच ऑफ साइड्स A B and CD in opposite direction। When the coil is rotated because the sides are moving in opposite sense with respect to the magnetic field। जब हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे the moving in opposite sense में with respect to the magnetic field, ये इसका मैकेनिज्म बना हुआ यहाँ पे। Since other two sides are moving in the same sense, जो दो साइड में वो सेम सेंस में मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड के अकॉर्डिंग, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन द सेम डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में जनरेट होगा एंड कैंसिल टू ईच अदर। उसके बाद वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कॉइल व्हेन इट्स अपोजिशन A प्राइम टू D प्राइम तक होगा। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैथमेटिकली हम इस फार्मूले से एक्सप्रेस कराते हैं कि 2VBNL sin ओमेगा थीटा। और आपको ये पता है कि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ पर रोटेशन की बात कर रहे हैं। देखो आपको पता है V इज लीनियर वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ये मैंने आपको रिसेंटली बताया पहले पार्ट में। ओके, मैंने आपको रिसेंटली बताया। N नंबर ऑफ टर्न्स है एंड ये जो L है ये लेंथ ऑफ कॉइल है एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, T टाइम है। एंड सिंस ईच पार्टिकल ऑफ द साइड AB एंड CD रोटेट्स, जबकि AB एंड CD जो रोटेट्स करते हैं, ठीक है, एंड इन द सर्किल और रेडियस इक्वल, जो सर्किल्स में जो रेडियस है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ द वेट्स ऑफ कॉइल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो इक्वल वेट ओवर 2 ओमेगा के, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी को हम रिमूव करके इसका ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस फार्मूला में। देखो इस फार्मूला में हमने इस V को कैंसिल आउट किया, इसको हमने रिप्लेस किया इस वैल्यू से, तो हमने इसको इस पे ले रखा B ओवर 2। ये जो 2 है ये फार्मूले का 2 है, ओमेगा BNL sin ओमेगा थीटा। ओके, अब
अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बी एंड एल को आपस में कंबाइन करके रखा, एन बी ओमेगा साइन एंड ओमेगा टी, एंड ये जो ब्रेथ एंड लेंथ है ये इक्वल होता है एरिया के, तो हमने इसको रिप्लेस किया एरिया से, एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ओमेगा साइन थीटा। और यहाँ पर ये आया एप्सिलॉन, सॉरी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉट है, ई नॉट। तो ये जो इक्वल होता है ये नवाब के इक्वल होता है। देखो गया ये नवाब कह रहे हैं, नवाब में नवाब भी आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड ओमेगा, ठीक है, मैं इसको डब्ल्यू के तौर पर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओमेगा, एंड ए एरिया एंड बी इंडक्शन, ठीक है, ये इसके इक्वल। तो हमने इसको रिप्लेस किया इस साइन से, ई नॉट से। ये फार्मूला मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन एरिया, जो एरिया पर डिपेंड करता है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, एंड उसके बाद ये स्पीड ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद देखो द एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर अगर हम इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, देखो द एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम इस फार्मूला को एक्सप्रेस करा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तो ये फार्मूला इस तरीके से बनेगा, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल है ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी के, ठीक है। 2 पाई कहाँ से है, हमें पता है कि जो ओमेगा है ये इक्वल होता है 2 पाई एफ के, तो हमने इस ओमेगा को इस वैल्यू से रिप्लेस करवाया, तो ये फार्मूला बना ई नॉट साइन थीटा 2 पाई एफ टी, ठीक है, हमने इस ओमेगा को रिप्लेस किया। Any small generator employing a permanent magnet is commonly called magneto। जो कोई भी जनरेटर जो एम्प्लॉइंग कर रहा है परमानेंट मैग्नेटिक को हम उसको कहते हैं मैग्नेटो, एंड इट्स यूज्ड इन इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, और इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इसमें इसका इस्तेमाल होता है, एंड मोटर बाइक्स और लास्ट में मोटर बोट्स में इसका इस्तेमाल होता है। द फील्ड मैग्नेट्स ऑफ लार्ज जनरेटर्स आर electromagnetic and these generators are called alternators। ये जो फील्ड मैग्नेटिक होती है लार्ज जनरेटर्स हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, एंड जनरेटर्स वो कहलाते हैं अल्टरनेटर्स, ओके, जो कि एसी जनरेट को एसी करंट को जनरेट करते हैं। एंड परफॉर्मेंस ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है, वही पॉइंट, और परफॉर्म करते हैं एसी जनरेटर इज मोर सेटिस्फैक्टरी when the armature is satisfactory and a field magnet rotates, जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है अराउंड द आर्मेचर। द स्टेशनरी आर्मेचर कॉल्ड स्टेटर, ठीक है, अगर आर्मेचर एक जगह पर फिक्स है वो स्टेशनरी है तो वो स्टेटर कहलाता है, अगर वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक तो वो रोटेटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक अल्टरनेटिव करंट जनरेटर डायनामो का टॉपिक कंप्लीट हुआ। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफार्मर। इसमें से भी एमडीकेट में 3 और 4 से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से समझें, इसका आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट लें। ओके, तो समझते हैं इसको। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस होती है विच मेक्स यूज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की बेस पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मैंने आपको रिसेंटली इसके हवाले से थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखें कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रांसफार्मर को कभी भी हम डीसी करंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्सेप्शन है, याद रखें। 2 coils of insulated copper wires, the primary and secondary coils होते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर। This is a primary winding or primary coil and this is a secondary coil। जो वाउंडेड होते हैं इसके, देखो ये वाउंडेड है, वन ऑन टॉप अदर, एक जो है वो दूसरे से टॉप होता है, देखो ये ज्यादा है ये कम है। ऑन लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती हैं, इस तरीके देखो यहाँ पर, एंड जस्ट दीज लिंक्ड मैग्नेटिकली, ये आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं।
The presence of soft iron core ensures that all flux associated with one coil also passes through the other coil. अच्छा, soft iron होने का मतलब ये कि इसमें दो कॉइल्स लगे हैं। अगर इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो इस प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स पास करके जाएगी दूसरे कॉइल की तरफ जो कि सेकेंडरी कॉइल है। सपोज दैट अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईपी इज अप्लाइड द प्राइमरी कॉइल, हमने प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई किया इसको। इफ एट सम इंस्टेंट द फ्लक्स इज प्राइमरी बी कॉइल then there will be the break electromotive force and given by the equation। उसके बाद break electromotive force बनेगा जिसको हमने इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं नेगेटिव साइन से। ओके, the flux through the primary also passes through secondary coil। जो फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में वो पास करके जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। therefore the rate of change of flux in secondary coil also the rate of change of flux in secondary coil ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो कॉइल हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल। इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ तो वो पास करके गया इस कॉइल में, तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इट फॉलोज दैट देयर विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ES इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल में। हम इसको इंड्यूस करवा रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं नेगेटिव NS, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स चेंज इन फ्लक्स पर टाइम, where the जो NA से is the number of turns on secondary coil। ये जो है ये मैथमेटिकली फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म है, ये मैंने इसको याद रखें कि ES ओवर EP मींस के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी कॉइल ओवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी कॉइल इक्वल होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। एंड अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से तो ट्रांसफर सेट अप कहलाता है। बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी से। अ सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स लेस होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से। ये याद रखें, इसको हम यहाँ पर लिस्ट में भी देखेंगे लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। When load or resistance, जब हम कोई रेजिस्टेंस और लोड कनेक्टेड कराते हैं अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल से, अ करंट IS flows in secondary coil। सपोज दैट द करंट इन प्राइमरी कॉइल, सपोज करें कि प्राइमरी कॉइल में करंट IP है। इफ द ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट, तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट हो तो क्या होगा, इसमें पावर आउटपुट इक्वल होता है तो पावर इनपुट के, ठीक है। इसको हम यहाँ ऐसे भी रिप्रेजेंट कराएंगे। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखिए जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं वो इक्वल होता है पावर आउटपुट और पावर इनपुट के। एंड जो कमर्शियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो वेरी हाई एफिशिएंसी रखते हैं, रेंज 95 to 99% इसकी रेंज होती है। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, देखो सेट अप एंड सेट डाउन। सेट अप में देखो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से, एंड इसमें जो वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज वो ज्यादा होते हैं प्राइमरी वोल्टेज से, और इसका करंट भी जो सेकेंडरी करंट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी करंट से। एंड एक्सेप्शन है कि इसमें फ्रीक्वेंसी एंड पावर सेट अप में एंड सेट डाउन में ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता। वेरिएबल जस्ट इन तीनों में होता है, ये इसके अपोजिट हो गए। ओके, उसके बाद देखो सोर्स ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस का सोर्स होता है उसे हम देखेंगे। ईबी करंट्स क्या होता है, देखो ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। ये अनवांटेड करंट होता है तो प्रोड्यूस इन आयरन कोर में, जो आयरन कोर में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें वेरिएशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो ईबी करंट्स जनरेट होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है, एंड
एंड याद रखें जो डायरेक्शन होता है इसका वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है हीटिंग को, देयरफॉर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पावर, ये अमाउंट ऑफ पावर को रिड्यूस कर देता है, जो कि ट्रांसफर करता है सेकेंडरी कॉइल की तरफ। द कोर इज लिमिटेड इज मेड अप ऑफ थिन शीट, जो कोर है वो थिन शीट का बना होता है, आयरन कोर, ईच सेपरेटेड नेक्स्ट लेयर, जो नेक्स्ट लेयर से सेपरेटेड किए जाते हैं इंसुलेटेड होने से। दिस वेरी नियरली एलिमिनेट्स ईडी करंट हीटिंग, जो वेरी नियरली एलिमिनेट्स करता है ईडी करंट्स को। So due to the power loss, minimize demagnetize to minimize short. Okay, this is the eddy currents, and उसके बाद second one, each time direction of magnetization of the core reverse, इसमें core reverse होता है, some energy wasted, और इसमें जो कुछ energy होती है वो waste हो जाती है, और कमिंग इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, दिस नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस, हम इसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ये क्या होता है देखो, हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू द पावर लॉस ऑफ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, इसमें हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इसमें होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस हीटिंग, और ये हीट को प्रोड्यूस करता है इन कोर के अंदर, इट्स मिनिमाइज्ड। इसको हम कम करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप्स के क्रोम एलॉय को, फॉर द कोर मटेरियल होता है एक किस्म का, ठीक, और इस तरीके से ये मिनिमाइज होता है, कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट, सम एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन द कॉइल्स, कुछ एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, जो मैथमेटिकली इक्वल होते हैं आर स्क्वायर इंटू आर के। दिस इज रिड्यूस बाय यूजिंग, इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सुइटेबली थिक वायर, ठीक है, थिक वायर को हम इस्तेमाल करके इसको रिड्यूस करवाते हैं। दिस द कॉइल व्हिच हैज स्मॉलर नंबर, जो कॉइल स्मॉलर नंबर में होते हैं, ऑफ्टन कैरीज अ लार्जर करंट। देखो मेन पॉइंट है ये, अगर कॉइल्स में टर्न्स कम है तो वो ज्यादा करंट को ट्रांसफर करेंगे, कैरी करेंगे, एंड देयरफॉर इज वाउंडेड फ्रॉम थिकर वायर, जबकि वो थिकर वायर में वाउंडेड होते हैं देन अदर। एंड लास्ट पॉइंट है, सम लॉसेस ऑफ एनर्जी अकर्स, कुछ एनर्जी में लॉस आता है बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का स्मॉल अमाउंट होने की वजह से जो कैसे चीज होती है, प्राइमरी फेल्स टू पास होती है सेकेंडरी कॉइल की तरफ। ओके व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड फाइनली वाइंड अप हुआ हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।